हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th की इंग्लिश की पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोइट का नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। फर्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। द वे अ क्रो से लेकर फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री तक। अब शुक का मतलब होता है शेक। यहाँ पर देखो शुक है ना, शुक का मतलब होता है शेक। और हेमलॉक क्या होता है? ये एक जहरीला पेड़ होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम है वो एक सीन में सेट होती है जहाँ पर पोइट जो है बहुत बुरे से मूड में होता है और वो ट्री के आगे से गुजर रहे थे। मतलब जैसे यहाँ पर ट्री है और इसके आगे से गुजर रहे थे पोइट। ठीक है, और वो ट्री था हेमलॉक ट्री का। अच्छा ये बताओ, मैंने क्रो कैसा बनाया? खुद अपने हाथों से बनाया। ओके, सो हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है, मैंने आपको बता ही दिया। तो जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के आगे से गुजर रहे थे तो एक कौवे ने, जो कि हेमलॉक ट्री के ऊपर ही था, उस कौवे ने पता नहीं कैसे क्या किया लेकिन कुछ स्नो की डस्ट जो है वो पोइट के ऊपर डाल दी, क्योंकि वो हेमलॉक ट्री के आगे से ही गुजर रहा था ना। तो ये नहीं पता कि पोइट के वो सर पर लगी या शोल्डर पर लगी। इसका पोएम में नहीं बताया कि पोइट के कहाँ पर वो पोएम स्नो लगी। ठीक है, तो ऑल्सो रीडर्स को ये डाउट है कि मतलब एक बर्ड कैसे डस्ट ऑफ स्नो ऊपर से डाल सकता है किसी के ऊपर। ठीक है, या तो हो सकता है कि जो कौवा है वो लैंड कर रहा हो पेड़ पे, तब जाके थोड़ी बहुत बर्फ़ गिर गई हो, या कौवा शिवर कर रहा था, कोल्ड से कांप रहा था, तो इस वजह से जो डस्ट है, डस्ट ऑफ स्नो है, वो गिर गई हो, या फिर वो अब ब्रांच पे खुद को अच्छे से सेट कर रहा हो तब गिर गई हो है। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश उस कौवे की वजह से ऑथर के ऊपर कुछ स्नो गिर गए। तो यहाँ पर अब जो नेचर है उसके 2 एजेंट्स के बारे में बात हो रही है, एक हेमलॉक ट्री और एक क्रो। और दोनों के दोनों, हेमलॉक ट्री भी और क्रो भी, मतलब अच्छे नहीं माने जाते, शुभ नहीं माने जाते। सैडनेस और डिप्रेशन को ये शो करते हैं, जैसे कि पोइट का मूड भी वो सैड ही था। तो मतलब हेमलॉक ट्री भी सैड हो गया और पोइट का मूड भी सैड हो गया और क्रो भी सैडनेस को ही शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा पे पढ़ते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट से लेकर ऑफ अ डे आई र्यूड तक। र्यूड मतलब रिग्रेट, मतलब गिल्ट फील होना। ठीक है, फॉर रीजन्स अननोन, कोई रीज़न ऐसा था जो अननोन था, लेकिन ऑथर का जो दिन था वो बहुत बुरा गुजर रहा था। और जैसे ही उनके सर पे, आप देखो इस स्टेंजा में आ गए, जैसे उनके सर पे स्नो गिरी, ठीक है, ऊपर से क्रो की वजह से, तो उनका मूड जो है ना, पहले तो बहुत बेकार था लेकिन उनका मूड जो है अचानक से बदल गया, इंस्टेंटली चेंज हो गया। ठीक है, उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द डे, मतलब आधे से ज़्यादा दिन तो उन्होंने अपना बैड मूड में ही बिता दिया था, लेकिन बाद में उस क्रो ने बर्फ़ गिरा के पोइट का सारा मूड अच्छा कर दिया। यहाँ पर हेमलॉक ट्री और क्रो को वैसे तो नेगेटिव रेफरेंस से देखा जाता है, बट पोइट कहते हैं कि कभी कभी अनलकी चीज़ें जिनको हम अनलकी मानते हैं वो भी हमारी लाइफ में हैप्पीनेस और जॉय ला सकती है। ठीक है, हमें चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना चाहिए और हमें ओपन होना चाहिए, एक्सेप्टेड फील करना चाहिए जो भी नेचर ने हमारे लिए बनाई है। हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये लकी है या फिर अनलकी है। वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग मेड बाय आवर नेचर। ठीक है, अब लिटरेरी डिवाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी देख लो। इस पोएम की राइमिंग स्कीम A B C D है। ठीक है, नाउ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब सेम लेटर हो। ठीक है, जैसे हैज़ गिवन माई हार्ट, अब यहाँ पर HH है। ठीक है, सेव्ड सम में SS है, तो सेम लेटर है। ठीक है, इन्वर्जन क्या होता है? जब पोइट ने सेंटेंस को ही, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया ताकि वो राइम बना सके, ताकि वो लगे कि हाँ पोएम है, तो पोइट, उसको हम कहते हैं इन्वर्जन। तो यहाँ पर स्टेंजा 1 में इन्वर्जन देखी जा सकती है। एसोनेंस, यहाँ पर अब एक वोवल साउंड अगर बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि शुक डाउन ऑन, यहाँ पर ओ साउंड, हर जगह ओ साउंड आ रही है, तो वो एसोनेंस हो गया। और एंजैपमेंट क्या होता है? जब सेम सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू हो जाए लेकिन कोई पंक्चुएशन मार्क ना दिखे, उसे एंजैपमेंट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पूरी पोएम के थ्रू देखने को मिली है, तो एंजॉयमेंट भी है। तो इसी के साथ साथ हमारी ये जो पोएम है वो खत्म होती है। और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश की पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम का नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। फर्स्ट स्टैंजा है, सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर से लेकर आई होल्ड विद दोज हु फेवर आइस। यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखो, डिज़ायर का मतलब है
कि बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि हमें वो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए वो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। और फेवर मतलब सपोर्ट करना, ओके। अब पोएम जो है वो एक आइडिया के ऊपर कुछ चीज़ें एक्सप्रेस कर रही है कि ये जो धरती है, ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, ये दो तरीके से एंड हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, या तो आइस से या फिर फायर से, ठीक है। एक ग्रुप का ओपिनियन ये है, मतलब जैसे हर एक ग्रुप ओपिनियन बना लेते हैं ना, जैसे कुछ कहेंगे कि फायर से होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि आइस से होना चाहिए। तो एक ग्रुप का ये ओपिनियन है कि अर्थ का एक जो कोर, हमने बचपन में पढ़ा है ना कि अर्थ का सबसे अंदर कोर होता है, फिर उसके ऊपर मेंटल की लेयर होती है, फिर सबसे ऊपर क्रस्ट होता है। तो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन क्या होगा, अर्थ का ये जो कोर है, सबसे अंदर वाला हिस्सा जो है, वो इतना हीट हो जाएगा कि उसकी जो फायर है वो अर्थ के क्रस्ट तक आ जाएंगे, जिससे कि अर्थ का सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड दूसरा ग्रुप कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा, जिससे कि अर्थ के ऊपर लाइफ जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और सेम कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होगा। कैटास्ट्रॉफिक मतलब एक डिजास्टरस इफेक्ट होगा, जैसे कि आइस एज आई थी, बिल्कुल वैसे ही। तो चाहे आइस हो या फायर हो, दोनों से अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। पोइट जो है फिर वो कंपेयर करते हैं आइस को एंड फायर को, कि दोनों के दोनों इंसानी इमोशंस के ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं। जैसे कि फायर इंसानी नेचर को कैसे दिखाती है, डिज़ायर, कि हमारे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, हमारे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसी न किसी चीज़ को पाने की, उसे कहते हैं डिज़ायर। तो डिज़ायर को डिनोट किया गया है फायर से। और हमारे अंदर इतनी नफ़रत भर गई है हर चीज़ को लेकर, मतलब कोई ना कोई इंसान किसी न किसी चीज़ से नफ़रत करता ही करता है, तो उस नफ़रत को शो किया गया है आइस से, ठीक है। तो कह रहे हैं जैसे हम इंसान हैं, हमारे अंदर ह्यूमन इमोशंस होते हैं, हम हैप्पी भी होते हैं, सैड भी होते हैं, क्राई भी होते हैं, एंग्री भी होते हैं, तो ये सारे हमारे इमोशंस हैं। ऐसे ही हमारे दो इमोशंस और हैं, एक तो डिज़ायर को शो किया गया है फायर से। क्यों? क्योंकि हमारी डिज़ायर्स बढ़ती रहती हैं, एक पूरी हुई दूसरी आ गई, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी आ गई, और हमारे अंदर हेट्रेड बहुत ज़्यादा होने लगी, वो डिनोट हुई है आइस से, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे अर्थ के लिए फायर एंड आइस जो है वो दोनों डिजास्ट्रस है, वैसे ही हमारे ह्यूमन इमोशंस डिज़ायर एंड हैट्रेड, जिनको फायर एंड आइस से डिनोट किया गया, वो भी डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। वो कहते हैं कि हम सब अवेयर है इस चीज़ से, किसके बारे में, फेरी डिज़ायर्स, मतलब आग जैसे डिज़ायर्स। एक चीज़ पूरी हुई दूसरी हुई, अगर किसी चीज़ की एक डिज़ायर पूरी नहीं होती तो बिल्कुल ही अच्छा फील नहीं करता, उसे मतलब हर हालत में वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, लाइक दैट। ऐसा नेचर हो गया हम इंसानों का, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं तो उन लोगों का सपोर्ट करूँगा, पोइट कहते हैं मैं उन लोगों का सपोर्ट करूँगा जो ये बोलते हैं कि धरती जो है एक दिन फायर से ही खत्म होगी। ऐसा कहने से वो ये आइडिया लेके आते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके इमोशंस उन पर बहुत ज़्यादा रूल करने लगे हैं, उनके इमोशंस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं, ठीक है। और वो जो है हर चीज़ के पीछे भागते रहते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो चीज़ मिल गई तो दूसरी चीज़ों के आगे भागे रहते हैं। जैसे कि आग है, आग एक जगह पकड़ देती है तो वो फैलती चली जाती है, वैसे ही डिज़ायर होती है। डिज़ायर जहाँ लग गई वहाँ पे उस चीज़ को पार किया, उस चीज़ को पा लिया, उसके बाद अगली अगली अगली, मतलब डिज़ायर आग की तरह फैलती है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस से लेकर एंड वुड सफिस तक। अब यहाँ पर पेरिश मतलब डाई और सफिस मतलब सफिशिएंट, काफ़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं तो फायर का ही सपोर्ट करूँगा, लेकिन अगर वर्ल्ड को दोबारा एंड होने का, दोबारा एक्सपायर होने का मौका मिला तो आइस भी बिल्कुल फायर का कंपटीशन बन जाएगी, ठीक है। वो ये कॉन्ट्रास्ट लेके आ रहे हैं हायर और हेट्रेड के बीच में, कि आजकल ह्यूमन लोगों में इतनी ज़्यादा एक दूसरे के लिए नफरत हो गई है कि अंदर ही अंदर नफरत होना किसी न किसी चीज़ या इंसान के प्रति, तो वो डिस्ट्रक्शन लेके आ जाता है धरती के ऊपर। एक दिन इतनी नफरत फैल जाएगी कि इंसान जो है इंसान को ही नुकसान पहुंचाने लगेगा। स्लो एंड स्टेडी जैसा फायर का वो होता है, फायर का इफ़ेक्ट होता है, वैसे ही हमारे ऊपर आइस का भी इफ़ेक्ट होता है। तो अगर ऑप्शन दिया जाए फायर एंड आइस के बीच में, तो आइस भी एक गुड कॉम्पिटेंट है फायर का, जो कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब नफ़रत और हमारी फेरी डिज़ायर्स दोनों वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, राइमिंग स्कीम ए बी सी बी सी बी, ठीक है। एसोनेंस देखेंगे, अगर सेम वोवल साउंड की रिपीटेशन हो रही है उसे एसोनेंस कहते हैं। जैसे कि द लॉन्ग साउंड, अब यहाँ पर देखो, जैसे कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पर होल्ड, दोज, फेवर और हु, इनमें ओ साउंड बार बार आ रही है तो लंबा चल रहा है ओ साउंड, तो ये एसोनेंस हुआ। एलिट्रेशन, जब दो तीन वर्ड्स में
सेम साउंड आ रही हो या फिर सेम लेटर्स आ रहे हो अनुप्रास अलंकार की तरह, जैसे फेवर फायर में एफ है और वर्ल्ड विल्ड में डब्ल्यू है। इस तरीके से इमेजरी क्या होती है, जब हम कोई चीज़ रीड करते हैं और हमारे दिमाग में पिक्चर बनने लग जाती है किसी चीज़ को रीड करके, तो उसे इमेजरी कहते हैं। जैसे कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो जैसे ही हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि धरती या वर्ल्ड जो है वो फायर में ख़त्म हो रहा है, उसकी इमेज बनती है। एनाफोरा, अब यहाँ पर देखो दो या दो से ज़्यादा लाइन में रिपीटेशन ऑफ द वर्ड हो रहा है, जैसे कि सम से जो है वो स्टार्टिंग की लाइन्स में रिपीटेड है, सम से द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड वुड एंड विद आइस। इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब इंसानी क्वालिटीज़ जो है वो नॉन लिविंग थिंग में दर्शाई जाती हैं, जैसे फायर एंड आइस जो है वो कैपेबल है डिस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन यही फायर एंड आइस जो है वो हम किसको दर्शा रही है, हेट डिज़ायर को और हेटेड को, जो कि इंसानी क्वालिटी है। एंजेबमेंट क्या होता है, जब एक सेंटेंस जो है दूसरी लाइन में भी सेम वही सेंटेंस रहता है लेकिन वो सेंटेंस एंड नहीं हो रहा किसी पंक्चुएशन मार्क से, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, एंजेबमेंट। जैसे कि फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर से लेकर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर तक। ओके, और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th की इंग्लिश की पोएम अ टाइगर इन अ जू बाय लेस्ली नॉरिस, और पोएट का नाम अच्छे से याद कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम बाय रीडिंग द फर्स्ट स्टैंजा। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स से लेकर इन हिज क्वाइट रेज तक। अब यहाँ पर स्टॉक्स का मतलब फॉलो करना, ठीक है। विविड मतलब ब्राइट कलर, पैड्स का मतलब क्या होता है, जो टाइगर के पॉज होते हैं, ठीक है। रेज मतलब एंगर, गुस्सा। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि टाइगर जो है एक जू के पिंजरे में बंद है और उस टाइगर का बहुत ब्राइट कलर है, ब्राइट कलर की स्किन है, ठीक है। अब टाइगर जो है जैसे पिंजरा छोटा होता है तो कुछ ही स्टेप ले सकता है, वो ज़्यादा इजीली मूव नहीं कर सकता जैसे वो जंगलों में मूव करता है। और टाइगर के फुट स्टेप्स की आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती क्योंकि उसके पैर बहुत सॉफ्ट है, वेलवेट जैसे, और टाइगर के फुट स्टेप की कोई आवाज़ नहीं आ रही। अब टाइगर जो है अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रखा है और वो धीरे धीरे वॉक कर रहा है, क्वाइटली वॉक कर रहा है, क्योंकि केज का जो एरिया, पिंजरे का जो एरिया वो लिमिटेड है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्यों, क्योंकि वो फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है। लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, ABCB जो है वो राइमिंग स्कीम है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, जब इंसान की क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग में डाला जाए, तो जैसे कि नॉन लिविंग थिंग में या फिर नॉन ह्यूमन में, तो जैसे कि टाइगर को ही के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। मेटाफर क्या होता है, टाइगर के जो पॉज हैं वो वेलवेट से कंपेयर किए गए हैं। एंजेबमेंट क्या होता है, जब सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट लाइन तक भी कंटिन्यू हो जाए लेकिन कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, तो वो भी हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट स्टेंजा में। इमेजरी, अब पोएट जो है इन स्टेंजा को पढ़ के हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन रही है, ठीक है। जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब इस लाइन को पढ़ के हमारे दिमाग में इमेज की टाइगर की इमेज बन रही है। कॉन्सोनेंट्स, एस साउंड रिपीट हो रहा है, स्टॉक्स हिज स्ट्रिप्स, एस साउंड रिपीट हो रही है। एसोनेंस, अब यहाँ पर वॉवल आई साउंड बार बार रिपीट हो रही है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, आई साउंड। ऑक्सीमोरन क्या होता है, जब दो अपोजिट वर्ड साथ साथ यूज हों, जैसे कि क्वाइट और रेज। क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब एंग्री। अब इसी के साथ साथ हम आते हैं अपनी स्टेंजा नंबर 2 पे। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो से लेकर वेयर प्लम्प डियर पास। लर्किंग का मतलब क्या होता है, एक जगह छुप जाना और अपने शिकार के लिए वेट करना। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अगर टाइगर फ्री होता तो वो अपने आप को जंगल में लंबी लंबी घास के पीछे छुपा लेता, वाटर बॉडीज के पास, ताकि वो आराम से अपने यानी कि डियर को पकड़ सके और उसको खा सके। यहाँ पर बेसिकली पोएट कहना चाहते हैं कि टाइगर की एक्चुअल लाइफ जो है वो जंगल में रहने की है ना, और अपने शिकार को ढूंढने की है, उसको कैच करने की और उसको खाने की है। और टाइगर जो है पिंजरे में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। अब इस स्टेंजा में लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, राइमिंग स्कीम देखो, ABCB है। अब एंजेबमेंट भी है इस स्टेंजा में, स्लाइडिंग थ्रू से लेकर डियर पास तक। एलिट्रेशन, P साउंड देखो यूज हो रहा है दो साथ साथ वर्ड्स में, P साउंड रिपीट हो रही है, प्लम्प पास में PP है, ठीक है। इमेजरी, इमेज क्रिएट हो रही है जब हम देख रहे हैं, जब हम ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं, लर्किंग इन शैडोज, ठीक है। अब थर्ड स्टेंजा के ऊपर आते हैं। ही शुड बी स्नैडलिंग अराउंड हाउसेज से लेकर टेरराइजिंग द विलेज। अब यहाँ पर स्नैडलिंग का मतलब क्या होता है कि जब एनिमल्स बहुत डरावनी, डेंजरस सी साउंड क्रिएट करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो वार्निंग दे रहे थे, तो दैट वुड बी स्नैडलिंग, ठीक है। बेयरिंग का मतलब क्या होता है, अनकवर्ड, और फैंक्स का मतलब होता है जो एनिमल के शार्प टूथ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अगर टाइगर फ्री होता ना तो वो जैसे जंगल के बाहर तो हाउसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो जंगल के बाहर जाता और हाउसेस को देख के वो स्नैड साउंड क्रिएट करता,
वो एक तरीके से अपनी साउंड निकाल के, हॉरर साउंड निकाल के लोगों को डराता, ठीक है, इस टाइप से। और वो लोगों को टेरराइज करता अपने पाउज, अपने क्लॉज दिखा के और अपने शार्प टूथ दिखा के। तो इससे क्या होगा, लोगों को डर होगा जो भी विलेजेस में लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी पोएम 3 स्टैंजाज वाली। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। और ये पोएट का नाम अच्छे से याद कर लेना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी इस पोएम को। फर्स्ट स्टैंजा है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस से लेकर एशियन लॉयन। टॉनी का क्या मतलब रहता है, येलोइश ब्राउन कलर, ठीक है। अब पोइट कहते हैं अपने रीडर्स को कि हम जो है ना, वो जो जंगल्स ऑफ द ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन के जो जंगल्स हैं, उसमें बहुत सारे एनिमल्स को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा में वो कहती हैं अपने रीडर को कि अगर तुम्हें कोई एक ऐसा जानवर दिख जाए जिसकी स्किन जो है येलो और ब्राउन से कलर की है और वो तुम्हारे ऊपर बहुत बुरी तरह से दहाड़ने लग जाए और तुम उस दहाड़ में डर से मर जाओ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा एनकाउंटर किससे हुआ है, एशियन लॉयन से। वो बहुत हंसी मजाक के तरीके से समझाती हैं कि एशियन लॉयन तो तुम्हें अपनी दहाड़ से ही मार देगा, इस टाइप से। लिटरेरी वाइज देखो राइमिंग स्कीम क्या है, ABABCC, ठीक है। एंजेबमेंट मतलब कि एक सेंटेंस अगली लाइन तक भी कंटिन्यू होगा पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखो एंड इफ देयर से लेकर टॉनी 20 तक। इन्वर्जन, अब यहाँ पर देखो इसमें एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज टॉनी बीस्ट। अब यहाँ पर देखो ये पूरा सेंटेंस जो है पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन लास्ट में जाके एक पंक्चुएशन मार्क आया, बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो एंजेबमेंट होता है, ठीक है। इन्वर्जन क्या होता है, जब सेंटेंस का फॉर्मेट या स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया जाता है ताकि राइम बनाई जाए, तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। इफ देयर शुड टू यू एडवांस में इन्वर्जन है। एसोनेंस देखो, वोवल साउंड ओ रिपीट हो रही है, यू शुड गो, शुड टू यू रोर्स। अब यहाँ पर ओ साउंड रिपीट हो रही है। एल्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई फेमस थिंग, प्लेस को रेफरेंस किया जा रहा है या फिर फेमस एनिमल को, जैसे कि एशियन लॉयन, तो उसको हम एल्यूजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। और इफ सम टाइम से लेकर द बंगाल टाइगर टू डिस्कन। नोबल का मतलब क्या होता है, हाई बॉन्ड, मतलब बहुत ऊंचे ओहदे का, और डिसन मतलब रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन करती हैं कि एक जानवर है जो कि जंगल में रोम करता रहता है, बहुत मतलब प्राउडली मूव करता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत ऊंचे घराने से है, ठीक है, रॉयल क्लैन से। उसका कलर जो है स्किन का वो येलोइश है और उसके धारियाँ हैं उसकी बॉडी पर ब्लैक कलर की। तो अगर तुम ये नोटिस करो कि उसने तुम्हें मार दिया और खा लिया, तो तुम पक्का समझ जाना कि वो बंगाल टाइगर। तो इस टाइम पे भी वो एक कॉमेडी यूज़ कर रही है कि टाइगर कैसा दिखता है, लेकिन अगर एक इंसान को उसने खा ही लिया और मार भी दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें सोचने का कि वो वाइल्ड एनिमल कौन सा है जब उसने हमें मार ही दिया। तो लिटरेरी वाइज देखो स्टेंजा के यहाँ पर राइमिंग स्कीम है ABABCC। एलिट्रेशन देखो, आर साउंड रिपीट हो रही है रोमिंग राउंड में। इन्वर्जन किस लाइन में है, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न में। एल्यूजन जब हम फेमस थिंग, प्लेस, एनिमल को रेफर कर रहे हैं, जैसे बंगाल टाइगर। एसोनेंस ओ वॉल साउंड रिपीट हो रही है और सम और रोमिंग राउंड में ओ साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा पे आएंगे, इफ स्टॉर्लिंग फोर्थ से लेकर लेप अगेन तक। अब स्टॉर्लिंग का मतलब होता है कैजुअल वॉक करना, फोर्थ मतलब आगे की तरफ, हाइड मतलब स्किन ऑफ द एनिमल, पेपर्ड मतलब कि स्पॉट्स, ठीक है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर कूद जाना। फिर पोइट कहते हैं कि अगर तुम नॉर्मली जंगल में वॉक कर रहे हो और तुम्हें कोई ऐसा जानवर दिख जाए जिसके स्किन के ऊपर बहुत सारे धब्बे स्पॉट हैं और वो एनिमल इतना तेज़ है, इतना फास्ट है कि वो तुम्हारे ऊपर ऐसे कूद जाए, ठीक है, जंप हो जाए, तो तुम समझ जाना कि अगर तुम्हारे ऊपर किसी जानवर ने जंप किया तो लेपर्ड है। मोर ओवर वो कहती हैं कि अगर तुम पेन से रो भी रहोगे ना तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर जंप कर चुका है। अब यहाँ पर पोएट जो है वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेपर्ड समझाने की कोशिश कर रही हैं। राइमिंग स्कीम देखो, ABABCC। एलिट्रेशन देखो, ही हैज़ में एच साउंड रिपीट हो रही है। पोएटिक लाइसेंस देखो, जब पोएट के पास ये लिबर्टी होती है कि वो स्पेलिंग्स को चेंज कर सकता है राइम बनाने के लिए, जैसे कि उसने लेफ्ट का यूज़ किया जबकि एक्चुअल स्पेलिंग लेफ्ट है, ठीक है, इस तरीके से। रिपीटेशन देखो, लेफ्ट वर्ड जो है लास्ट लाइन में रिपीट हुआ है। एसोनेंस देखो, वोवल उसकी बार बार साउंड आ रही है, जैसे स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यू, हु, स्पॉट, डू नॉट, गुड, टू, रोड, ओ साउंड बार बार रिपीट हो रही है। और कॉन्सोनेंस देखो,
एल साउंड जो है बार बार रिपीट हो रही है, ही विल ओनली लेप लेप, एल जो है रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ते हैं, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड से लेकर ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस। ठीक है, वर्ड मीनिंग देखो, यार्ड का मतलब होता है हाउस के पीछे का हिस्सा, और केयरस मतलब कि एक छोटा सा सॉफ्ट टच। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहती हैं कि अगर तुम अपने घर के पीछे के एरिया में, बैकवर्ड लॉन एरिया में वॉक कर रहे हो और तुम्हें कोई एक ऐसा क्रिएचर दिख जाए जो कि तुम्हें बहुत टाइटली हग कर रहा है, तो वो समझ लो एक भालू है, बेयर है। तो वो कहती हैं कि अगर तुम फिर भी डाउट में हो कि ये कौन सा जानवर हो सकता है, तो वो तुम्हें हग करता रहेगा और तुम्हें बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट टच करेगा, तो इससे तुम पता चल जाएगा कि वो एक बियर है। ठीक है, अब इसके लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम वही फॉलो हो रही है, ABA BCC। ठीक है, एंजैपमेंट किस लाइन में, इफ़ यू आर वॉकिंग से लेकर क्रिएचर देर तक। एलिट्रेशन देखो, अब W से स्टार्ट हो रहा है हु, लेकिन साइलेंट है W यहाँ पर, H से ही होता है, हु, H, हु बोलोगे तो H ही तो साउंड आ रही है, तो W साइलेंट है, तो हु हग्स में H साउंड है। ठीक है, और B साउंड है बी बियर में। एसोनेंस देखो, E वॉवल की यूज़ हो रहा है, मीट क्रिएचर और देयर में ई है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे से लेकर हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स। ठीक है, बट इफ दे आर वेब दे आर क्रोकोडाइल्स। अब वर्ड मीनिंग देखो, डिस्टिंग्विश मतलब दोनों में फ़र्क, डिफ्रेंशिएट। बीस्ट ऑफ प्रे मतलब एक ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल को शिकार बनाता है अपने खाने के लिए। नॉविस मतलब अगर कोई न्यू है अपनी जॉब पे, और नॉन प्लस मतलब कन्फ्यूज़ हो जाना। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मान लो अगर किसी को नई जॉब मिली है कि उसे जानवरों को पहचानना है, तो एक तरीके से पजल हो जाए। जैसे कई लोग ऐसे, कई जानवर ऐसे हैं जो आपको स्माइलिंग करते हुए दिखेंगे और आपको लगेगा कि स्माइल कर रही है तो, या फिर स्माइल कर रहा है जानवर, तो फिर ये अच्छा होगा, बट एक्चुअल में उनकी रियल आइडेंटिटी कोई और है। जैसे हाइनाज है, वो हमेशा स्माइल करती रहती हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितनी शिकारी होते हैं, कितनी खूंखार जानवर होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि वो स्माइल करते करते ही दूसरे जानवरों का शिकार करती है। जबकि क्रोकोडाइल जो है वो हमेशा टीयरी रहता है, क्राइंग मूड में रहता है, हमेशा टीयर्स में रहता है, तो उसके तो मूड को देख के ही पता चल जाता होगा कि ये पक्का अपने शिकार की खोज में है। ठीक है, तो वो पहले ही वार्न करना चाहती है अपने रीडर्स को कि हाइनाज में और क्रोकोडाइल में डिफरेंस है। हाइनाज हमेशा स्माइल करते हैं, क्रोकोडाइल हमेशा टीयर में होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों जानवर जो है अपने शिकार को ढूंढते रहते हैं, उनको मार के खाया जाता है, तो दोनों डेंजरस हैं। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम वही है, ABA BCC। एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड N यूज़ हो रहे हैं नॉविस नॉन प्लस में, और TH साउंड दी और दस में। ठीक है, एंजेबमेंट यूज़ हो रहा है दो टू डिस्टिंग्विश माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल हाइना दस में। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा पे चलते हैं, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल से लेकर दिस द कैमेलियन यू सी। अब पोइट कहती है कैमेलियन एक बहुत छोटा क्रिएचर होता है, लिजर्ड के जैसा होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। जैसे कैमेलियन के पास ना तो कान है ना विंग्स है, वो कहती है कैमेलियन के पास एक ऐसी खूबी है कि वो अपना सराउंडिंग को देखकर अपना कलर चेंज कर सकता है जहाँ पे भी वो बैठा है। तो कहती है कि अगर तुम कभी ट्री देखो ना और तुम्हें देखे कि इस ट्री के ऊपर तो कोई नहीं बैठा, तो हो सकता है कि उस ट्री के ऊपर एक कैमेलियन बैठा हो और उसने अपना कलर जो है वो बदल रखा हो और ट्री के कलर जैसा उसने खुद को बना रखा हो, इसलिए आपको दिखेगा नहीं। अब लिटरेरी डिवाइस देखो, इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम वही है, ABA BCC। एलिट्रेशन H साउंड यूज़ हुई है ही और हैजंट में, कॉन्सोनेंट्स G साउंड यूज़ हुई है सिंगल विंग में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो पोएम है वो फाइनली खत्म होती है। और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश की पोएम द बॉल पोएम विच इज़ रिटन बाय जॉन पेरीमैन। पोइट का नाम अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यही पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम में। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टैंजा पे आते हैं, व्हाट इज़ द बॉय नाउ से लेकर देयर इट इज़ इन द वाटर। अब मेरे लिए मतलब बहुत खुश, चेयरफुल, बाउंसिंग मतलब ऊपर नीचे जंप करना। ठीक है, पोइट एक बॉय के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने अपनी बॉल खो दी है, और पोइट जो है उस बॉय के बारे में सब कुछ जानना चाहते, उसके रिएक्शन के बारे में जानना चाहते हैं जब उसने अपनी बॉल खो दी। फर्दर वो खुद से पूछते हैं कि अब बच्चा क्या करे, उसने अपनी बॉल खो दी है। पोइट जो है उसने देखा है कि बच्चे के हाथ से बॉल जो है वो दूर चली गई है। अब वो कहते हैं कि बॉल जो थी वो बहुत ही सेज दैट, वो कहते हैं पोइट की बॉल जो है बहुत खुश थी, ऊपर नीचे जंप कर रही थी गलियों में, और बॉय के हाथ से वो बॉल स्किप हो गई, फिर वो गलियों में चली गई और फिर एक नियर बाय रिवर में गिर गई। लिटरेरी डिवाइस देखो, एनाफोरा। अब यहाँ पर दो लाइंस में रिपीटेड वर्ड है, व्हाट इज़ द बॉय, व्हाट, इस तरीके से वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहे, तो ये एनाफोरा है। एसोनेंस देखो, वोवल ओ की साउंड रिपीट हो रही है, बॉय, नाउ, हु और लॉस्ट में ओ साउंड है। इमेजरी देखो, पोइट कहते हैं
ये मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो जब भी ये बॉल के बारे में बात हो रही है मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो हमारे दिमाग में एक बॉल की पिक्चर बन रही है। रिपीटेशन देखो, वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है। सेकेंड स्टेंजा पे आते हैं। नो यूज टू से और देयर आर अदर बॉल से लेकर ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रीफ मतलब सोरो, रिजिड मतलब फिक्स, ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग, हार्बर मतलब क्या होता है पोर्ट, ठीक है, जहाँ पर बेसिकली शिप्स वगैरह भी खड़े हो सकते हैं, या फिर एक किनारा या फिर एक तट हो सकता है जिसके आगे रिवर है, इस टाइप से। इंट्रूड मतलब इन्वेडर, कब्जा करना। डाइम मतलब कि 10 सेंट्स जो कि यूएस में यूज़ होते हैं, और वर्थलेस का मतलब यूजलेस, जिसका कोई काम नहीं है। तो पोइट कहते हैं कि उस बॉय को कंसोल करने का, उस बॉय को दिलासा दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम्हें एक दूसरी बॉल मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारी बॉल्स होंगी। पर वो ऐसा इसलिए कहते हैं पोइट, क्योंकि बॉय जो है बहुत बुरा फील कर रहा होता है, सैड फील कर रहा होता है। उसके आसपास बिल्कुल ही सौरो जो है वो सराउंडेड होता है। बच्चे को बहुत बुरा लगता है कि इसकी बॉल जो है वो खो गई है, ठीक है। अब बॉय क्यों दुखी है? एक तो उसकी बॉल चली गई है। अब ऐसा उस बॉल में क्या था जिससे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था? उसके पास तो और भी बॉल्स आ जाती। वो इसलिए ज़्यादा सैड था क्योंकि वो बॉल उसके बचपने से उसके पास थी, और उसकी जितनी भी चाइल्डहुड की मेमोरीज है वो उस बॉल के साथ लिंक थी, जो कि अब बह रही है किसमें? नदी में, ठीक है। अब पोइट कहते हैं कि बॉय जो है बहुत सैड है। अब एज द बॉल, अब वो क्योंकि वो जो बॉल है जो पानी में अब जा चुकी है, वो उसको याद दिलाती है उसकी स्वीट मेमोरीज, क्योंकि उसने उस बॉल को ओन किया था, वो उसका मालिक था, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था, अच्छी मेमोरीज बनाई थी, और वो पानी में बहती हुई जा रही है। ये जो बिछड़ने का दुख है, लॉस जो हुआ है उस बच्चे का, वो उसके लिए अनबेरेबल है, ठीक है। और उसी के आगे ग्रीफ जो है वो मंडरा रहा है। पोइट कहते हैं कि ही कांट इवन टेल द बॉय, कि पोइट कहते हैं कि मैं तो उस बच्चे को ये भी नहीं कह सकता कि ले बेटा मुझसे पैसे ले ले और तू जा दूसरी बॉल ले आ, ठीक है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि नई बॉल उसको वही वाली खुशी नहीं दे सकती जो उसकी पुरानी बॉल के साथ थी, ठीक है। फर्दर द पोइट सेज दैट, उसके बाद पोइट जो है वो ये कहते हैं कि टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय। बाद में पोइट कहते हैं कि अब ये समय आ गया है बॉय के लिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीखे, लर्न करे, और उसके बाद अपनी चीज़ों का ध्यान रखे। लिटरेरी डिवाइस देखो, रिपीटेशन हो रहा है बॉल वर्ड का, और एसेंडिटेन का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि सेंटेंस में कोई भी कंजक्शन का यूज़ नहीं हुआ है इस सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन से लेकर हाउ टू स्टैंड अप। पोजेशन मतलब कि ओनरशिप, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिनके साथ हमारी कोई भी फीलिंग अटैच नहीं है। डेस्परेट मतलब कोई होप नहीं है। एपिस्टेमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड, एपिस्टिम मतलब कि नॉलेज। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि बॉय को ये सीखना पड़ेगा कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जहाँ पर हर चीज़ मटेरियल है, तो उसकी जितनी भी बिलोंगिंगनेस है जिसको वो आज ओन कर रहा है, वो एक ना एक दिन खो जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी, ठीक है। चाहे वो उसकी बॉल हो, चाहे वो उसकी बिलोंगिंग हो, चाहे वो उसकी कोई भी चीज़ हो, कोई रिलेशनशिप हो जिससे वो बहुत अटैच है, वो एक ना एक दिन सारी खो जाएंगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, उसको उनके बिना रहना आना चाहिए। ही सेज नो वन कैन बाय बैक सच थिंग फॉर हिम। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई रिलेशन है, आपका कोई चीज़ है जिससे आप बहुत अटैच हो, और वो अगर चला गया तो आप वो दोबारा कोई लाके नहीं दे सकता। पोइट इसलिए कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू पोइट, मनी जो है आपको कुछ भी मतलब हर चीज़ लाके नहीं दे सकती। मटेरियलिस्टिक चीज़ आप मनी से खरीद सकते हो, लेकिन वो आपको बिलोंगिंगनेस, वो आपको फीलिंग्स लाके नहीं दे सकती जो आपकी पहले जुड़ चुकी है, ठीक है। ही सेज दैट बॉय जो है वो लर्न कर रहा है कि कैसे अगर उसकी कोई मनपसंद चीज़ लॉस्ट हो जाए तो उसे दोबारा कैसे उठना है उस सिचुएशन में से, ठीक है। अब दिस मीन्स दैट बॉय जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो इस लाइफ का रियल ट्रुथ को जाने, और ये जो लाइफ की मिजरीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करे, और दोबारा उस सिचुएशन से गो थ्रू करे, और फिर उसके बाद वापस से खड़ा हो जाए, स्टैंड बाय कर जाए। ये जो है हर एक की लाइफ का ट्रुथ है, और उसको ये ट्रुथ सीखना पड़ेगा कि आज जो मेरे पास है, आज जो मैं बिलोंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आज जो मेरे पास रिलेशनशिप है वो आगे नहीं रहेंगे। ये लाइफ का हार्श ट्रुथ है, और सबको ये सहना पड़ता ही है, सबको ये बेयर करना ही पड़ता है। एलिट्रेशन देखो इस स्टेंजा में, यहाँ पर बाय, बॉल, बैक में बी साउंड रिपीट हो रहा है, बी साउंड, ठीक है। एसोनेंस देखो, वॉवल साउंड ई रिपीट हो रही है, ही, लर्निंग, वेल, बिहाइंड, डेस्परेट, आइज में। रेपिटेशन, बॉल वर्ड जो वो रिपीट हो रही है। और राइमिंग स्कीम देखो, कोई भी राइमिंग स्कीम इस पोएम में
फॉल ऑन यू ही। तो इस तरीके से हमारी पोएम जो है वो एंड होती है। और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश की पोएम अमांडा विच इज़ रिटन बाय रॉबिन क्लीन। ये पोएम का नाम और पोएट का नाम याद कर लेना, ठीक है। बिना किसी देरी के हम अपनी फर्स्ट स्टैंजा पे बढ़ते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा से लेकर स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखो, हंच का मतलब होता है इससे बेंड होके, झुक के बैठना, ठीक है। स्लॉचिंग मतलब बहुत लेजी तरीके से बैठना। लैंग्वेज मतलब रिलैक्स्ड। एमराल्ड मतलब ग्रीन कलर। इनहैबिटेंट मतलब रेजिडेंट, ठीक है। ड्रिफ्टिंग मतलब कि पानी से स्लोली कैरी अवे हो जाना। और ब्लिसफुली मतलब कि हैप्पीली। पोइट जो है अमांडा को एक डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो एक छोटी सी लड़की है जो हमेशा पॉइंटेड आउट होती रहती है उसकी मदर के द्वारा, क्योंकि अमांडा बहुत सारी मिस्टेक करती रहती है। तो अब अमांडा जब डांट खा रही होती है अपनी मम्मी से, तो अपनी इमेजिन कर रही होती है लाइफ अपने माइंड में, ठीक है। तो पोइट कहते हैं कि उनकी मम्मी जो है, अमांडा की मम्मी जो है, वो अमांडा का पॉइंट आउट कर रही होती है कि बेटा अपने नाखून खाना बुरी आदत होती है, ठीक है। नेक्स्ट वो उन्हें टोकती हैं क्योंकि अमांडा जो है हमेशा अपने ये जो शोल्डर होते हैं ना उनको ऐसे बेंड करके बैठी हुई होती है, ठीक है। तो अमांडा जो हमेशा ही अपने शोल्डर बेंड करके बैठती है और लेजली बैठी होती है, वो हम पे पॉइंट आउट होती है क्योंकि उसकी मदर चाहती है कि अमांडा जो है बहुत अच्छे पोस्चर में बैठे, राइट पोस्चर में बैठे। तो इस टाइम पर वो अपनी मम्मी से डांट खा रही होती है, तो वो अपनी लाइफ को कैसे इमेजिन कर रही होती है अपने दिमाग में कि वो एक डीप ग्रीन सी में है, ठीक है। और वो कहती हैं कि मैं इस ब्यूटीफुल ग्रीन सी का सिर्फ ओनली रेजिडेंट बनना चाहती हूँ। कौन? अमांडा, ठीक है। वो इमेजिन करती है कि वो एक जलपरी है, एक मरमेड है जो कि वहाँ पर अकेली है और वो अपनी लाइफ जो रिलैक्सिंग वे में गुजार रही है। यहाँ पर अमांडा चाहती है कि पानी की लहर उसे स्लोली कैरी अवे करके ले जाए, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है। लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, यहाँ पर देखो डोंट ये वर्ड जो है दोनों लाइंस में आ रहा है स्टार्टिंग में, तो ये एनाफोर है। एसोनेंस देखो, वोवल साउंड ओ रिपीट हो रही है डोंट योर शोल्डर वाली लाइन में। राइमिंग स्कीम ए बी ए सी, राइमिंग स्कीम ये है। मेटाफर देखो, ये जो एमराल्ड सी है, तो यहाँ पर एमराल्ड वर्ड का यूज़ किया गया है ताकि वो सी के कलर को सिमिलैरिटी दिखा सके। रिपीटेशन देखो, अमांडा जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। इमेजरी देखो, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कि धीरे धीरे लहरों के साथ वो हमें कैरी कर ले जाए और मैं जो हूँ हैप्पीली रहूँ। तो ये इमेजरी हमें मतलब हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन रही है इसको लेकर। एलिट्रेशन देखो, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यहाँ पर एस साउंड बार बार रिपीट हो रही है। और एल्यूजन मतलब मरमेड जो है वो एक इमेजिनरी क्रिएचर है, रियल में मरमेड जो है वो नहीं होती हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा से लेकर नेक्स्ट टेंस है बेसिकली। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, ठीक है। वर्ड मीनिंग देखो, ऑर्फन जिसके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई है, और हर्ष्ड मतलब कि क्वाइट और स्टिल प्लेस। यहाँ पर पोइट कहती हैं कि अमांडा की मदर जो है वो उससे इंक्वायरी कर रही होती है, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया अमांडा, और उससे पूछती है कि क्या तुमने अपना कमरा साफ़ किया। मोर ओवर वो ये भी कहती हैं कि मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि तुम्हें अपने जूते साफ़ करने, तुमने वो किए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमांडा की मम्मी उससे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछे जा रही है कि तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं, रूम साफ़ किया या नहीं, शूज़ साफ़ किए या नहीं। लेकिन अमांडा जो है वो अपनी मदर के इंस्ट्रक्शंस भी सुन रही है और वो इमेजिन कर रही होती है अपने ख्याल में खुद को कि वो काश अनाथ होती जो कि गलियों में घूम रही होती। इसका मतलब वो चाहती है कि वो अपने पेरेंट्स के बिना रहना चाहती है और गलियों में फ्रीली वॉक करना चाहती है, ठीक है। उसने अपने ही ख्यालों में उस गलियों में जो डस्ट है उसके ऊपर अपने पैरों के डिज़ाइंस बना लिए हैं, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइटली चल रही है। शी वुड हैव ड्रॉन डिज़ाइन ऑन सॉफ्ट डस्ट विद हर अनकवर्ड फीट वेरी क्वाइटली। अब वो तो सो वी कैन सी दैट, अब हम देख सकते हैं कि उसकी मदर और वो बहुत ही ज़्यादा अपोजिट है एक दूसरे से। जो अमांडा सोचती है उसकी मदर उससे बिल्कुल अपोजिट सोचती है। जो अमांडा की मदर सोचती है अमांडा उससे बिल्कुल ही अपोजिट सोचती है। अब उसकी मम्मी चाहती है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, लेकिन अमांडा जो है अपने नंगे पैर के साथ खेलना चाहती है डस्ट में, ठीक है। मोर ओवर वो बहुत फेडअप हो जाती है कि उसकी मम्मी डांटती रहती है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछती रहती है। वो कहती है साइलेंस जो है गोल्डन है और साइलेंस जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, और फ्रीडम बहुत स्वीट है। दिस मीन्स वो कहना चाहती है कि उसे अपनी मम्मी के साथ कभी भी फ्रीडम फील नहीं होती है। लिटरेरी डिवाइस देखो, एनाफोरा। अब यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लाइन में डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी। अब डिड यू जो है बार बार रिपीट हो रहा है दोनों लाइन्स में, ठीक है। राइमिंग स्कीम ए डी ए ई यूज़ हो रही है। एसोनेंस वोवल साउंड यूज़ हो रहा है।
थॉट टोल्ड यू योर शूज़ में। रिपीटेशन देखो, अमांडा वर्ड रिपीट हो रहा है। और मेटाफर, साइलेंस को गोल्डन के साथ कंपेयर किया गया है और फ्रीडम को स्वीट के साथ कंपेयर किया है। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट स्पीकिंग टू यू अमांडा। ठीक है, अब वर्ड मीनिंग देखो, एक्ने मतलब जो पिंपल्स हो जाते हैं चेहरे पे, रपुंजल मतलब फेरी टेल में एक लड़की थी। ठीक है, और वो फेरी टेल किसने लिखी थी? ब्रदर्स ग्रिम ने। टैंक्विल का मतलब है शांत, क्वाइट रहना, और रेयर मतलब कि अनकॉमन। यहाँ पर अमांडा की मदर से डिसअलाउ कर रही है कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, तुम्हें याद नहीं तुम चॉकलेट खाती हो तो तुम्हारे मुंह पे पिंपल्स निकल आते हैं। ठीक है, और वो लास्ट में अमांडा को डांट भी देती है कि तुम सुनती क्यों नहीं जो मैं कह रही हूँ, इस तरीके से तुम अटेंशन ही नहीं दे रही जो मैं कह रही हूँ। सो इस मोमेंट पे अमांडा जो है अपने आप को हर्टसेल्फ करती है रपुंजल से कि काश मैं रपुंजल होती। रपुंजल जो है फेरी टेल की एक कैरेक्टर है जिसको एक जादूगरनी ने एक टावर में बंद कर दिया था। ठीक है, और वो जो रपुंजल होती है उसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, इतने लंबे कि वो बाल जो है उस टावर से नीचे डाल देती है, और उस बालों को पकड़ के जो विच होती है, रपुंजल के बालों को पकड़ के जो विच होती है वो ऊपर टावर के चढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद नाउ अमांडा जो है वो रपुंजल बनना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि लाइफ जो होगी टावर में वो ज़्यादा पीसफुल और अनयूजुअल होगी। वो कहती है कि मैं फ्री और एक पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना चाहती हूँ एक टावर में। वो ये भी कंफर्म करती है खुद से कि मैं किसी को अपने बाल नहीं दूंगी किसी को चढ़ने के लिए ताकि वो मेरे टावर में आए। लिटरेरी डिवाइस देखो, एल्यूजन क्या होता है? फेमस पर्सनैलिटी की अगर बात हुई होती है जैसे रपुंजल की, राइमिंग स्कीम AAFAGGG यूज़ हो रही है। एसोनेंस देखो, ई और ओ वोवल साउंड की यूज़ हो रही है। यू, लुक, प्लीज़, एट मी, व्हेन, आई, स्पीकिंग टू यू, इसमें ई और ओ साउंड बार बार यूज़ हो रही है। कॉन्सोनेंट, आर साउंड ये काफ़ी यूज़ हो रही है। रपुंजल केयर ब्राइट हेयर, और रिपीटेशन में अमांडा वर्ड जो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वन से लेकर एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। अब वर्ड मीनिंग देखो, सल्किंग मतलब कि बैड मूड में, मूडी मतलब कि अनस्टेबल, और नैग्ड मतलब कि हैरास करना। अमांडा की मदर से वार्न करती है कि ये जो तुम बहुत बुरे तरीके से बिहेव कर रही हो ना, इसे करना छोड़ दो और इस बैड मूड में सड़ना बंद कर दो। मोर ओवर वो उसे ही, अमांडा को ही ब्लेम डालते कि तेरा ये जो मूड है वो तेरी वजह से ही ख़राब है, और वो फिर उसे डांट देती है कि एक दिन ये जो तेरा बिहेवियर है हमेशा सड़े से मूड में रहने का, तो लोगों को ये लगेगा कि मैं तुम्हें हैरास कर रही हूँ, ठीक है, तुम्हारे साथ अत्याचार कर रही हूँ। अब यहाँ पर अमांडा जो है, हम देख सकते हैं कि अमांडा जो है वो हमेशा पॉइंटेड आउट होती रहती है अपनी मदर से हर छोटी चीज़ को लेकर, और अमांडा इस चीज़ पर रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो अपनी मम्मी को उल्टा बोलेगी या फिर रिएक्ट करेगी तो उसकी मम्मी की प्राइड के सेंस के अगेंस्ट हो गई है। ठीक है, और वो उसे ही बदले में डांटेंगे कि मुझे ऐसा, मतलब अमांडा को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लाइक एज दिस, क्योंकि अगर मैंने उन्हें उल्टा जवाब दिया तो लोग ये सोचेंगे कि अमांडा की मदर जो है अपने ही बच्चे पे डोमिनेटिंग बिहेव कर रही है। अब लिटरेरी डिवाइस देखो, एलिट्रेशन, स्टॉप दैट सल्किंग में एस साउंड रिपीट हो रही है, रेपुटेशन अमांडा का हो रहा है, राइमिंग स्कीम AAHA हो रही है। तो इसके साथ साथ हमारी जो पोएम है फाइनली खत्म होती है, और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश की पोएम द ट्रीज, एंड द पोएट इज एड्रिन रिच। और ये दोनों चीज़ याद कर लेना, पोएम एंड पोएट नेम। तो अब बिना किसी देरी के हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट से लेकर विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। यहाँ पर पोएट कहना चाहती हैं कि जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, वो अब बाहर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं अपने घरों के किनारे से। कहाँ जा रहे हैं? घर से निकल के ओपन फॉरेस्ट में जा रहे हैं, जंगल, जो खुला हुआ जंगल है उसमें जा रहे हैं। अब ये चीज़ थोड़ी अनरियलिस्टिक है, हजम नहीं होती कि ट्रीज तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन इससे हमें ये पता चल रहा है कि पोएम में एक सिंबॉलिक मीनिंग है। ठीक है, तो हमने ये सिंबॉलिक मीनिंग को इंटरप्रेट किया और ये निकाला उसका मतलब कि ट्रीज़ को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है एज फीमेल्स की कंडीशन आपको पता थी कि पहले क्या थी, उन्हें अपने घर में ही रहना होता था, घर के काम करने होते थे, बच्चों को संभालना होता था और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। ठीक है, तो अब उनकी कंडीशन जो है बहुत इम्प्रूव हो गई है और अब वो अपने घर से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और फॉरेस्ट में जाने के लिए, मतलब ओपन स्पेस में जाने के लिए बिल्कुल
रेडी हैं, ठीक है, ताकि वो वर्ल्ड को मैनकाइंड से, ह्यूमैनिटी से भर दे। फर्दर पोइट कहती है कि अब जो मतलब पहले जंगल था वुमेन के बिना यानी कि ट्रीज़ के बिना बहुत ही ज़्यादा सूना सूना था, ना तो उन ट्रीज़ के ऊपर कोई बर्ड्स थे, मतलब जैसे जंगल जो है बिना पेड़ के तो बिल्कुल ही सूना हो जाएगा। तो इसलिए जब पेड़ नहीं थे जंगल में तो कोई भी बर्ड्स देखने को नहीं मिलती थी, कोई इंसेक्ट्स देखने को नहीं मिलता था, कोई, क्योंकि बर्ड्स एंड इंसेक्ट का शेल्टर कौन होता है, वुमेन ही तो होती हैं, ठीक है। और जो सनलाइट आती थी जंगल में वो भी कोई शेडो नहीं बना पाती थी, क्योंकि जंगल में पेड़ तो है ही नहीं। तो ये जो इंसानियत का जंगल है, अब जंगल जो है वो इंसानियत का है, ठीक है, वो बहुत दिनों तक खाली रहा, लेकिन अब फिर से वो भरने वाला है, ब्राइट होने वाला है। लिटरेरी डिवाइस देखो, पर्सोनिफिकेशन, जब किसी ह्यूमनिस्टिक चीज़ की, जब किसी लिविंग थिंग की हम क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग में डाल देते हैं उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि सन्स ब्यूटी इट्स स्वीट, सन जो है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, ठीक है। अब एन्जैबमेंट का क्या मतलब होता है, जब एक सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू हो रहा है लेकिन कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इस वाली लाइन में एन्जैबमेंट है। एनाफोरा, दो लाइन की स्टार्टिंग नो वर्ड से हो रही है। इमेजरी, जब हम ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन रही है। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं, ऑल नाइट्स द रूट वर्क से लेकर टू द क्लिनिक डॉक्टर्स। अब डिसएंगेज का मतलब होता है रिमूव, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर, ट्विक का मतलब छोटी छोटी टहनी, एक्सर्शन का मतलब होता है बहुत एफर्ट्स करना, क्रैम्ड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, बोज का मतलब होता है ब्रांचेस, शफलिंग का मतलब होता है मिक्स करना, डिस्चार्ज मतलब कि सेंड आउट, और डेस्ट मतलब कि स्टन। स्टन मतलब कि अनकॉन्शियस या कंफ्यूज हो जाना। अब यहाँ पर पोएट एक्सप्लेन कर रही हैं कि प्लांट्स ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, या फिर ट्रीज़ ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है फॉरेस्ट तक पहुँचने के लिए, ठीक है। जो ट्रीज़ की रूट्स थी, जो प्लांट की रूट्स थी, उन्होंने पूरी पूरी रात काम किया है ताकि वो वरांडा के फ्लोर से खुद को सेपरेट कर ले, ठीक है। इवन जो ट्रीज़ की पत्तियां थी उन्होंने भी ट्राई किया कि जो ग्लास की या फिर कांच की जो विंडोज़ हैं उसमें से वो बाहर निकल सके, ठीक है। इवन जो ट्रीज़ की छोटी छोटी स्टेम्स हैं उन्होंने भी इतना एफर्ट डाला ताकि वो खुद को फ्री करवा पाए। तो कहने का मतलब है यहाँ पर वुमेन ने चोटी से लेकर एड़ी तक का जोर लगा दिया था खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, खुद को घर से बाहर निकालने के लिए। बहुत सारे मूवमेंट्स भी हुए, फेमिनिस्ट मूवमेंट भी हुए, आपने पढ़े अपनी इस हिस्ट्री में, इतने सारे स्ट्रगल किए थे, तब जाके वुमेन की जो कंडीशन है वो सुधरी थी, ठीक है। तो जो बड़ी ब्रांचेस थी ट्रीज़ की, उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि वो रूम की छत से बाहर निकल जाए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वुमेन जो है बहुत उत्सुक है इस चेंज को लाने के लिए, क्योंकि मतलब उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए, ठीक है। अब जो पेशेंट होता है जब उसे हॉस्पिटल से मतलब पेशेंट जैसे हॉस्पिटल से रिलीज़ होता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से जाना चाहता है, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है हॉस्पिटल में रह के, ठीक है। क्योंकि वो आधा तो बेहोशी होता है, आधा वो जागा जागा होता है, कुछ उसके दवाइयाँ चढ़ी हुई होती है, तो उसे वो कन्फ्यूजिंग स्टेट में होता है। और जैसे उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तो वो फटाफट से हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करता है, वो बहुत जल्दी करता है क्लिनिक से जाने के लिए। लिटरेरी डिवाइस देखो, एन्जैबमेंट यूज हुआ है द लीव्स ट्रेन से लेकर हाफ डेज तक। सिमिली देखो, ट्रीज को कंपेयर किया गया है पेशेंट से, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन देखो, ट्विग्स और बोज को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। आई सिट इनसाइड से लेकर स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स तक, ठीक है। स्केर्सली मतलब कि बेयरली, डिपार्चर मतलब लीव करना, और लिचन का मतलब क्या होता है, फंगस या फिर ट्रीज के पे एल्गी लग जाना जिसमें बहुत गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि वो जो है वरांडा पे बैठी हुई है, लंबे लंबे लेटर लिख रही है। पोइट एड्रिना रिची जो है वरांडा पे बैठी हुई है और लंबे लंबे से पत्र लिख रही है। अब वो अपने लेटर्स में इस ट्रीज़ के बारे में कि ट्रीज़ जो है घर से निकल रहे हैं उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करती, वो उन पत्रों में लिखती है, लेटर्स में लिखती है कि जो नाइट है वो बहुत क्लियर है, वो पूरा फुल मून को देख सकती है जो कि बहुत शाइन कर रहा है। जो लीव्स की और लिचन्स की स्मेल है वो उसकी एक वॉइस आ रही है, जैसे कि वो शाउट कर रहे हो लाउडली, और वो ये शो कर रहे हो, ये डिज़ायर दिखा रहे हो कि हमें फ्रीडम चाहिए और हमें इस घर से निकलना है, ऐसा वो उन्होंने अपने लेटर्स में लिखा हुआ है। लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, एलिट्रेशन लॉन्ग लेटर्स और स्काई स्टिल एंड लीव्स लिचन में एल, और फॉरेस्ट फ्रॉम में एफ,
स्काई स्टिल में एस और लीज एंड लेजेंड्स में एल, ये साउंड रिपीट हो रही है। एन्चेंटमेंट यूज़ हुआ है डोर्स ओपन से लेकर द हाउस तक। इमेजरी यूज़ हुई है, जब एक लाइन पढ़ी हमने द नाइट इज़ फ्रेश इनटू द रूम, तब हमारे दिमाग में एक सीन क्रिएट हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लास्ट स्टैंजा पे आते हैं, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स से लेकर ऑफ द टोलेस्ट स्ट्रोक तक। विस्पर्स मतलब कि मुरमुर की आवाज़, धीरे धीरे फुसफुसाना, ठीक है। स्टम्बलिंग मतलब कि ट्रिप ओवर। फ्लैश मतलब कि शाइन करना। और ओक बहुत बड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा ट्री जिसकी हेल्प से फर्नीचर बनाया जाता है, ठीक है। सो नाउ पोइट यहाँ पर कहते हैं कि उनका जो पूरा हेड है वो भर चुका है स्लोली साउंड्स। और वो स्लोली साउंड कहाँ से आ रही है, ट्रीज़ कर रहे हैं वो साउंड्स। और वो ट्रीज़ ऐसी छोटी छोटी स्लोली साउंड से ये बता रहे हैं कि वो कितने उत्सुक है बाहर जाने के लिए, ठीक है। अब ये साउंड्स जो है वो सुनाई नहीं दे सकती, ठीक है। नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट डे ये साउंड्स नहीं आती हैं। पोइट कहते हैं रीडर्स को कि तुम ध्यान से सुनो, जो चेंज है वो होने ही वाला है। अब उन्हें सुनाई दे रहा है कि उनका जो विंडो का कांच है, ग्लास है, वो टूट रहा है और ट्रीज़ जो है उस कांच से ठोकर खाकर बाहर जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। नाइट में बाहर जो है हवा चल रही है, हवा जो है पेड़ों से मिलती है। मून जो है वो एक शीशे की तरह रिसेंबल कर रहा होता है। और जैसे ही जो बड़े वाला स्ट्रॉन्ग वाला पेड़ है, ओक ट्री है, वो मून के आगे जाता है, मिरर के आगे जाता है, तो ऐसा लगता है उस जैसे ओक ट्री की इतनी सारी ब्रांचेस होते हैं, वो जैसे ही मिरर यानी कि मून के आगे जाता है तो उसकी सारी ब्रांचेस मून को घेर लेती है। और ऐसा लगता है कि मून के बहुत सारे पीसेस हो चुके हैं, फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं उस ओक ट्री की वजह से। यहाँ पे देखो ये दिखाया जाएगा, ये ओक ट्री है और ओक ट्री की इतनी छोटी छोटी ब्रांचेस ने मून के बहुत सारे पीसेस कर दी हैं, ठीक है। अब लिटरेरी डिवाइस देखो, सिमिली मून को कंपेयर किया गया है मिरर। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखो, सिमिली मून को कंपेयर किया गया है मिरर से। मून इज ब्रोकन लाइक मिरर। तो इस तरीके से हमारी जो पोएम है वो फाइनली खत्म होती है। और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश की पोएम फॉग। और इस पोएम के पोइट का नाम है कार्ल सैंडबर्ग, जो कि आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि यही आपके एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आता है। जब भी पोएम का क्वेश्चन आता है, नेम द पोएम एंड नेम द पोइट। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी इस पोएम को। फर्स्ट स्टैंजा है द फॉग कम्स से लेकर एंड देन मूव्स ऑन तक। फॉग क्या होता है, जैसे कोहरा होता है ना सर्दियों में, सर्दियों के आसपास आता है, वही हमारा फॉग होता है, ठीक है। इट इज़ अ थिक क्लाउड, मोटा सा ये बादल होता है जिसके अंदर छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं, यानी कि रेन की फॉर्म में। और ये हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, स्पेशली विंटर में। हार्बर क्या होता है, कोई पोर्ट, कोई किनारा, कोई डॉक, ठीक है। ऑन हॉन्चेस का मतलब होता है जब कोई अपने घुटनों को मोड़ के उसके ऊपर बैठा होता है, ठीक है, घुटनों के बल बैठा होता है। अब यहाँ पर पोइट जो है वो फॉग को, कोहरे को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कहते हैं फॉग जो है एक मोटा सा बादल होता है जिसके अंदर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और जनरली विंटर सीजन में देखा जाता है। हेयर द पोइट डिस्क्राइब द एडवांसमेंट ऑफ फॉग टुवर्ड्स द सिटी एंड द हार्बर। यहाँ पर पोइट डिस्क्राइब करते हैं कि फॉग कैसे कैसे जल्दी से जल्दी पूरी सिटी को घेर लेता है और पूरे हार्बर को, पूरे किनारे को घेर लेता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि पोइट की फॉग जो है ना बिल्कुल कैट की तरह आता है पूरी सिटी में और छा जाता है, ठीक है। कैट जैसे दबे पाव आ जाती है, वैसे ही फॉग भी कब आ गया किसी को पता नहीं चलता। यानी कि फॉग जो है पूरी सिटी को बहुत धीरे धीरे घेर लेता है। जैसे जो कैट होती है वो धीरे धीरे दबे पाव आती है ना एकदम शांति से, बिल्कुल वैसे ही कोई नहीं, किसी को नहीं पता कि फॉग कब एंटर कर रहा है सिटी में, ठीक है। तो इसलिए फॉग को यहाँ पर कैट से कंपेयर किया गया है। जैसे बिल्ली हमारे घर में एंटर कर जाती है, कभी भी हमें पता ही नहीं लगता कि बिल्ली आ गई है, बहुत दबे पैर आती है, वैसे किसी को फॉग का भी नहीं पता होता कि वो कब सिटी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट वो कहते हैं फॉग जो है पूरी सिटी में बैठ जाता है, जैसे कैट जो है अपने पैर को मोड़ के बैठ जाती है, ठीक है। और वो जो जैसे कैट अपने पैर के बल पे बैठ जाती है और जगह जगह पर देखती रहती है कि कौन आ रहा है जा रहा है, नियर बाय प्लेसेस और थिंग्स को देखती है, वैसे ही फॉग भी जो है साइलेंटली पूरी सिटी और हार्बर को घेर लेता है और आसपास की प्लेसेस को देखता है, ठीक है। सिमिलरली ऐसा लग रहा है कि जैसे फॉग जो है साइलेंटली पूरी सिटी को कवर कर लेता है, हार्बर को भी कवर कर लेता है, और बैठे बैठे जैसे कैट जो है बैठे बैठे हर चीज़ को देखती है, वैसे ही बैठे बैठे वो भी हर चीज़ को देख रहा होता है। कुछ टाइम बाद फॉग जो है सिटी को छोड़ देता है, लीव कर देता है और आगे बढ़ जाता है। पोइट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि फॉग जो है लंबे टाइम तक एक जगह पर नहीं रुक सकता और कुछ घंटे बाद कोहरा जो है वो चला जाता है। हेयर ऑल्सो, यहाँ पर भी पोइट कहते हैं कि जैसे कैट जो है कुछ टाइम बाद एक जगह पर बैठ के दूसरी जगह पर चली जाती है, कोई इसको
बहुत शांति से चली जाती है, बिना वो किसी के नोटिस में आती ही नहीं। वैसे ही फॉग भी एक जगह पर टिक नहीं सकता लंबे टाइम तक, वो भी चला जाता है, किसी को पता भी नहीं लगता। अब यहाँ पर इस स्टेंजा में लिटरेरी डिवाइस देखो मेटाफर है कि फॉग को कंपेयर किया गया है कैट से, ठीक है। राइमिंग स्कीम कोई भी फॉलो नहीं हुई है, पोएम जो है फ्री वर्स की है। एनचैपमेंट मतलब जब एक सेंटेंस जो है दूसरी लाइन में भी कंटिन्यू हो जाए विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो इस लाइन में हमारा एनचैपमेंट है। और पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, जब कोई इंसानी क्वालिटी जो है या फिर किसी लिविंग थिंग की क्वालिटी जो है वो किसी नॉन लिविंग थिंग में डाल दी जाए, जैसे कैट की जो क्वालिटी है वो फॉग में डाल दी, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। तो इस तरीके से हमारी जो पोएम है वो फाइनली खत्म होती है। और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑगडन नैश। तो बिना किसी देरी के हम अपनी पोएम को स्टार्ट करेंगे विद स्टेंजा 1। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस से लेकर लिटिल पेट ड्रैगन तक। वेगन क्या होता है, एक छोटा सा व्हीकल जिसके अंदर हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए, यानी एक छोटी सी इस तरीके की कार्ट लगा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है बेलिंडा, वो अपने छोटे से वाइट कलर के हाउस में रहती है और वो अपने पेट्स के साथ रहती है, ठीक है। उसके पेट्स कौन कौन होते हैं, एक काली बिल्ली होती है, एक ग्रे कलर का माउस होता है, एक येलो कलर का डॉग होता है, एक रेड वेगन होती है वो छोटा सा कार्ट रेड कलर का, ठीक है। और एक क्रिएचर होता है जो कि सच में एक ड्रैगन होता है। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम है AABB, रिपीटेशन, लिटिल वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। ऑक्सीमोरन क्या होता है, जब दो वर्ड्स अपोजिट होते हैं और वो साथ साथ यूज होते हैं, जैसे पेट ड्रैगन, मतलब ड्रैगन तो पेट हो नहीं सकता, तो ये दो वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है। एनाफोरा देखो क्या है, जब दो लाइन की स्टार्टिंग सेम वर्ड से होती है, जैसे एंड अ लिटिल एंड अ रेलियो। अब रीफ्रेन क्या होता है, जब एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे एंड अ रेलियो ट्रूलियो। पोएटिक लाइसेंस, अब यहाँ पर जो है रियली और ट्रूलियो कोई वर्ड नहीं होते, वो एक्चुअल में रियल और ट्रू है। तो जब स्पेलिंग्स को चेंज किया जाता है म्यूजिकल या फिर राइमिंग इफेक्ट दिखाने के लिए, उसे पोएटिक लाइसेंस कहते हैं, ठीक है, जो कि पोएट के पास होता है। स्टेंजा नंबर 2 पे आते हैं। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन से लेकर बट द ड्रैगन वॉज कोवर्ड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। मस्टर्ड का मतलब होता है येलो कलर का फ्लावर, कोवर्ड मतलब कि बहुत वीक। अब यहाँ पर पोएट एक्सप्लेन करते हैं सारे जानवरों का नाम जो कि बेलिंडा के साथ रहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ब्लैक किटन का नाम जो काली बिल्ली है उसका नाम होता है इंक, ग्रे जो माउस है उसका नाम है ब्लिंक, येलो डॉग का नाम क्योंकि वो येलो कलर का है तो उसका नाम रख दिया मस्टर्ड, और ड्रैगन जैसे कमजोर था तो उसका नाम रख दिया कस्टर्ड, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस AABB, राइमिंग स्कीम है। सिमिली देखो, जब डॉग को कंपेयर किया गया मस्टर्ड से तो वो हमारा आ गया सिमिली, ठीक है। अब एलिट्रेशन देखो, कोवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, यहाँ पर सी साउंड जो है बार बार रिपीट हो रही है। एनाफोरा देखो, जब दो लाइंस की स्टार्टिंग सेम वर्ड से होती है, जैसे एंड द लिटिल ग्रे एंड द लिटिल येलो। रिपीटेशन, यूज ऑफ द वर्ड लिटिल, लिटिल वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है। स्टेंजा 3 पे आते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन से लेकर एंड रिलो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज। स्पाइक्स का मतलब होता है पॉइंटेड सरफेस, ऐसे ऐसे स्पाइक्स, ठीक है। स्केल्स मतलब कि ये जो ड्रैगन की बॉडी पर ऐसे ऐसे स्केल्स होते हैं ताकि वो उनकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके। अंडरनेथ मतलब कि एकदम बिलो, ठीक है। फायर प्लेस मतलब कि जहाँ से फायर आती है, ओपन फायर। डैगर मतलब कि एक शार्प चाकू, ठीक है। पोइट यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं ड्रैगन को कि उसके बहुत शार्प टीथ है और उसके टॉप पे स्पाइक्स है, उसकी बॉडी पे ऐसे ऐसे क्या है स्केल्स है, ठीक है, उसकी लोअर बॉडी पर ताकि उसकी स्किन प्रोटेक्ट रहे। उसके माउथ को फायर प्लेस की तरह कंपेयर किया गया था क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि ड्रैगन के मुँह से क्या निकलती है, आग निकलती है। और उसकी नोज़ को भी चिमनी के साथ कंपेयर किया गया है क्योंकि उसकी नोज से धुआं निकलता है और उसके पैर जो है एकदम शार्प चक्कू जैसे। लिटरेरी डिवाइस राइमिंग स्कीम AABB, सिमिली यूज हुआ है कि ड्रैगन का माउथ कंपेयर किया गया है फायर प्लेस से। रिफ्रेन का मतलब है कि एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा, एंड आ रेलियो और ट्रूलियो। मेटाफर, चिमनी जो है वो नोज से चिमनी जो है वो नोज के जगह पर यूज हुई है। द नोज इज लाइक अ चिमनी, यहाँ पर भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है। स्टेंजा 4 में आता है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर से लेकर बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब वर्ड मीनिंग देखो, बैरल मतलब होता है ड्रम, ठीक है, और चेज मतलब कि हंट करना, और रेज मतलब कि एंगर। यहाँ पर पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि जितने भी पोएम में कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उन सब की इनर स्ट्रेंथ क्या है। वो कहते हैं कि बेलिंडा इतनी बहादुर है जैसे कि भालुओं का झुंड हो। इंक और ब्लिंक इतने बहादुर है कि वो तो बल्कि शेर का भी शिकार कर सकते हैं। और यहाँ पर किटन की और छोटे से माउस की भी मतलब एक बिल्ली की और एक चूहे की ब्रेवरी दिखा रखी है कि वो तो शेर का भी शिकार कर सकते हैं। डॉग जो है वो इतना ब्रेव है कि वो एंग्री टाइगर जैसा
सीम होता है, लेकिन कस्टर्ड का कोई भी कॉन्ट्रास्ट नहीं है। कस्टर्ड है तो ड्रैगन, पर वो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है, वो सबसे डरता है और वो हमेशा डिमांड करता रहता है कि उसके पास एक बहुत सेफ पिंजरा हो। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, राइमिंग स्कीम है AABB। एलिट्रेशन, मिलिंडा जो है वो बहुत ब्रेव है, तो यहाँ पर बी और बी साउंड का रिपीट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली देखो बेलिंडा की ब्रेवरी को कंपेयर किया गया है बियर्स के झुंड के साथ, मस्टर्ड की ब्रेवरी को कंपेयर किया गया है एंग्री टाइगर से। ठीक है, एसोनेंस देखो, वोवल ए साउंड रिपीट हो रही है, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ बियर्स, यहाँ पर ए साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। स्टेंजा 5 की तरफ चलते हैं, बेलिंडा टिकल्ड हिम से लेकर कोवर्डली ड्रैगन तक। टिकल्ड का मतलब होता है टीज करना, छेड़ना। अनमर्सीफुल मतलब निर्दयी या फिर क्रियल। पर्सिवल मतलब कि एक सोल्जर, ठीक है, जो कि किंग आर्थर कोर्ट में प्रेजेंट था। ओके, ये बेसिकली एक स्टोरी का कैरेक्टर है। तो बेलिंडा जो है वो ड्रैगन को छेड़ती रहती है बहुत क्रूअल वे में। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है उसका कस्टर्ड का मजाक उड़ाते रहते हैं। ठीक है, और वो उसको एक सोल्जर की तरह कंपेयर करते हैं, और सोल्जर का नाम क्या होता है, पर्सीवल। ठीक है, वो पर्सीवल को मतलब ब्रेव तो समझा जाता था पर्सीवल को, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वैसे ही वो पर्सीवल द सोल्जर के जगह पर कंपेयर करते किसको, ड्रैगन को, क्योंकि ड्रैगन को बहुत स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, बट एक्चुअल में वो इस पोएम में नहीं दिखाया जाता। ठीक है, तो हमेशा ड्रैगन को टीज करते रहते हैं अपने लिटिल वेगन में बैठ के। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम में स्टेंजा की AABB है। रिफ्रेन का मतलब क्या है कि एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि एंड रिलो ट्रिलियो। रिपीटेशन देखो, टिकल्ड हिम वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है। एल्यूजन मतलब कि जब हम किसी पर्सन और प्लेस को, फेमस पर्सनैलिटी जो है, जब हम उसको रेफर कर रहे हैं, जैसे कि पर्सीवल। और पर्सिफिकेशन देखो, जब इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड दे र्यूडली कॉल हिम पर्सीवल। तो यहाँ पर अब पर्सीवल जो कि एक नॉन लिविंग एलिमेंट हो गया, जो कि लिविंग नहीं था, उसकी अंदर इंसानी क्वालिटीज डाली जा रही है। स्टेंजा 6 में आते हैं, बेलिंडा गिगल्ड से लेकर नाइस सेफ केज तक। अब वर्ड मीनिंग देखो, गिगल्ड मतलब हंसती है, और वेक का मतलब जो माउस जो है साउंड क्रिएट करता है। पोइट कहती है कि बेलिंडा इतनी तेज हंसती है कि उसकी हंसी की आवाज़ पूरे हाउस में गूंजती है। और ब्लिंक जो माउस है वो भी इतने तेज हंसता है कि वो वेक की साउंड जो है वो क्रिएट करता है। दूसरे हैंड पर इंक और मस्टर्ड जो है वो ड्रैगन को टीज करते रहते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है, ठीक है, और वो तुम हमेशा ही एक सेफ पिंजरे के लिए डिमांड करते रहते हो। लिटरेरी डिवाइस, राइमिंग स्कीम AABB, ऑक्सीमोरन, गिगल्ड और वेक में यूज हो रहा है। और रिपीटेशन, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज रिपीट हो रहा है। स्टेंजा नंबर 7, सडनली से लेकर क्लाइंबिंग इन अ विंडो। नास्टी मतलब कि बैड, ग्रोल्ड मतलब कि बार्क, पायरेट मतलब कि जो कि समुद्री लुटेरा होता है, और विंडा मतलब कि विंडो। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे ड्रैगन का सब मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो उन्हें एक साउंड आती है कि उनके घर में कोई घुस रहा है, तो सब के सब विंडो से झांक के देखते हैं कि कौन घुस रहा है हमारे घर में। तो उन्हें दिखता है कि दीवार से एक पायरेट जो है वो चढ़ रहा है। तो डॉग उसकी तरफ बार्क करता है, किटन जो है वो म्याऊ करती है, बेलिंडा रोने लग जाती है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है पायरेट से। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम सेम है। कॉन्सोनेंट्स, एस साउंड एस जो है कॉन्सोनेंट है, तो वो साउंड रिपीट हो रही है, जैसे सडनली। ठीक है, नेस्टी और साउंड में भी एस यूज हो रहा है। और ओनोमेटोफोनिया का क्या मतलब होता है, जब हम कुछ साउंड वर्ड्स का यूज करते हैं ताकि ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट हो, जैसे कि ग्रोल्ड, म्याउच, क्राइड, इस तरीके से। पोएटिक लाइसेंस क्या है, विंडा। ओके, विंडा वो वैसे कोई शब्द नहीं होता, बट राइमिंग के लिए क्रिएट किया गया है। स्टेंजा नंबर 8 में आते हैं, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड से लेकर पायरेट मेंट नो गुड। वर्ड मीनिंग देखो, पिस्टल मतलब कि हैंडगन, और कटलास का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा ब्लेड, जैसे मैंने बनाया हुआ है। ओके, छोटी तलवार कह सकते हो। तो यहाँ पर पोएट जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं पायरेट की अपीयरेंस को। वो कहते हैं पायरेट जो है उसके दोनों हाथ में हैंडगन्स थी, एक छोटी तलवार भी थी। वो छोटी तलवार अपने दांतों के बीच में दबा रहा था, उसकी काले रंग की दाढ़ी थी, और एक पैर उसका लकड़ी का था। इसका मतलब क्या था कि पायरेट जो वो डिसेबल्ड पर्सन है, और लेकिन वो फिर भी दूसरे कैरेक्टर्स को डरा रहा है, और पायरेट का मेन मकसद यही था कि वो उनको हार्म पहुंचा सके। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम सेम है। एलिट्रेशन, बियर्ड वॉज ब्लैक में बी जो है रिपीट हो रहा है, बी साउंड, और ही हेल्ड हिज में एच साउंड। इमेजरी देखो, जब पायरेट की अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा था तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन रही थी। स्टेंजा नंबर 9, बेलिंडा पेल से लेकर ब्लिंक स्ट्रैटेजिली माउस होल्ड तक। वर्ड मीनिंग, पेल देखो डर के मारे मुंह पीला निकल आ रहा। येल्प मतलब कि
शॉर्ट और शार्प तरीके से रोना, ट्रिकल्ड मतलब कि भागना, स्ट्रैटेजी मतलब प्लान करना, और माउस होल्ड मतलब एक होल जिसके अंदर माउस जो है रहता है, ठीक है, चूहे का बिल जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर जब सबने पायरेट को देखा तो सबके सब डर गए। बेलिंडा तो इतनी डर गई कि उसका डर के मारे मुंह जो है येलो निकल आया और वो रोने लग गई हेल्प के लिए। मस्टर्ड जो डॉग था वो भी हेल्प के लिए रोने लग गया। जो किटन थी वो तो घर के नीचे ही भाग गई क्योंकि उसने पहले से ही प्लान कर रखा था। और माउस इंक जो था वो अपने चूहे वाले बिल में घुस गया। लिटरेरी डिवाइस राइमिंग स्कीम सेम है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का क्या मतलब होता है? एडजेक्टिव जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर होता है, जैसे टेरिफाइड येल्प में। रिपीटेशन वर्ड हो रहा है हेल्प हेल्प। और पोएटिक लाइसेंस किसका होता है? माउस होल्ड में, माउस होल्ड में। ओके, स्टैंजा नंबर 10, बट अब जम्प्ड कस्टर्ड से लेकर रॉबिन एट वॉर्म। अब यहाँ पर स्नॉर्टिंग का मतलब होता है अपनी नाक से बहुत एक्सप्लोजिव साउंड निकालना। क्लैश्ड का मतलब होता है फाइट। डनगन का मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन, ठीक है, मतलब कि एक जेल टाइप का। क्लैटर क्लैंक का मतलब होता है कोई हार्ड ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरी चीज़ से लग जाता है तो उससे साउंड आती है। जिंगलिंग स्क्रीम का मतलब है कोई हार्ड ऑब्जेक्ट जब दूसरे की चीज़ के ऊपर गिर जाए तो उसकी साउंड आना। रॉबिन होती है एक बर्ड। तो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो पहले मतलब उनको दर्शाया जा रहा था कि वो बहुत ब्रेव है, लेकिन वही सारे ब्रेव जो वो डर गए। और ड्रैगन ने एक बहुत अनएक्सपेक्टेड थिंग करी, वो पायरेट के ऊपर जंप कर गया और उसने अपनी नाक से इतनी तेज़ आवाज़ निकाली जैसे कि इंजन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और इतना ही नहीं, उसने अपनी टेल को, पूंछ को ग्राउंड से इतनी ज़ोर से हिट करा कि बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट हुआ, जिससे कि हैवी साउंड ऑफ मेटल प्रोड्यूस हुई जब उसकी पूंछ और ग्राउंड जो है आपस में कॉन्टैक्ट में आए। तो उसने अटैक किया पायरेट को एक रॉबिन बर्ड की तरह। जैसे एक रॉबिन बर्ड अपनी चोंच से वॉर्म को अटैक नहीं करती, कीड़ों को अटैक करती है, वैसे ही उसने पायरेट के ऊपर अटैक किया उसने, कस्टर्ड ने। राइमिंग स्कीम सेम है। सिमिली साउंड जो थी ड्रैगन की उसको कंपेयर किया गया है इंजन की साउंड से, ठीक है। और जो ड्रैगन का अटैक था पायरेट से वो भी कंपेयर किया गया है रॉबिन बर्ड के अटैक से। ओनोमेटोफोनिया जब साउंड वर्ड का यूजेज हो सकता है, जैसे कि क्लैटर क्लैंक और जैंगलिंग में। और इमेजरी जब ड्रैगन ने अटैक किया तो उसका इमेज जो है हमारे दिमाग में बन रही है, सीन जो हमारे दिमाग में बन रहा है। स्टैंजा नंबर 11 की तरफ आते हैं। द पायरेट से लेकर एवरी बिट तक। गेब्ड का मतलब होता है जब घूर रहे होते हैं हम मुंह खोल के। गल्ब्ड का मतलब गटक गया। और ग्रॉग मतलब एक ड्रिंक। फ्लैगन मतलब क्या होता है? एक कंटेनर सिल्वर का बना हुआ जिसके अंदर ड्रिंक रखी जाती है। और गोबल्ड का मतलब बहुत जल्दी निगल जाना। अब पायरेट बहुत शॉक हो गया ड्रैगन का रिएक्शन देख के और उसने अपना मुंह खोल लिया क्योंकि वो डर गया था शॉक की वजह से। अब कुछ स्ट्रेंथ लाने के लिए जो पायरेट था उसने दारू पी ली, अल्कोहल पी लिया, क्योंकि उसके पॉकेट में कंटेनर रखा हुआ था अल्कोहल का। तो अब उसके पास थोड़ी सी करेज आई और उसने दोनों हाथ में जो हैंडगन पकड़ी हुई थी उससे दोनों बुलेट शूट कर दी ड्रैगन के ऊपर, लेकिन उसने मिस कर दिया। और कस्टर्ड ड्रैगन था उसने उस बेकार से या फिर डरावने से दिखने वाले पायलट का हर एक हिस्सा खा लिया। लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। राइमिंग स्कीम AABB। एलिट्रेशन गल्ब्ड और ग्रॉग में जी साउंड रिपीट हो रही है। और इमेजरी जब पायरेट जो है ड्रैगन को देख रहा था मुंह खोल के तो उस रिएक्शन की इमेज हमारे माइंड में बन रही है। स्टैंजा नंबर 12 बेलिंडा से लेकर एट द पायरेट। अब एम्बेरेंस्ड का मतलब हग। मॉर्न का मतलब कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो सॉरो फील होना, दुखी फील होना। विक्टिम मतलब कि सफरर। ग्ली का मतलब डिलाइट। और गायरेट का मतलब डांस। अब जब पायरेट की डेथ हो चुकी थी तो बेलिंडा ने हग किया ड्रैगन को। मस्टर्ड जो है उसे लिक करने लग गया, ठीक है। कोई भी पायरेट की डेथ से सैड नहीं था, सबके सब खुश थे। इंक और ब्लिंक जो है वो खुशी के मारे नाच रहे थे ड्रैगन के चारों ओर। तो अब पोइट कहते हैं कि सारे के जो कैरेक्टर्स है वो हैप्पी होते हैं और वो अपना ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं ड्रैगन को कि आपने हमें बचा लिया। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम वही है। और एलिट्रेशन ग्ली और गाइगेट में जी साउंड है। और एसोनेंस देखो, वोवल साउंड ओ इस लाइन में, वोवल साउंड आई इस लाइन में और वोवल साउंड ए इस लाइन में रिपीट हो रही है। स्टैंजा नंबर 13 बट प्रेजेंटली से लेकर दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। वर्ड मीनिंग फ्लस्टर्ड का मतलब होता है अपसेट होना। तो जैसे ही उन्होंने थैंक यू बोला सारे क्रिएचर्स ने ड्रैगन को और अपना लव शो किया ड्रैगन के लिए, उसके बाद उन सारे क्रिएचर्स ने अपना माइंड जो है वो बदल दिया। उनको ये याद आया कि कैसे हम इसी ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते जिसकी हम आज तारीफ कर रहे हैं। तो एक बार डॉग ने कहा कि शायद कुछ कन्फ्यूजन हो गई है
ये सब चीज़ें तो मैं भी कर लेता और मैं तो कस्टर्ड से दुगना ब्रेव हूँ, ठीक है। इंक और ब्लिंक ने भी कहा कि हम तो कस्टर्ड से 3 गुना ज़्यादा ब्रेव हैं। तो ड्रैगन ने इस बात पे फुली एग्री किया कि हाँ तुम सब सही बोल रहे हो और तुम सब मुझसे ज़्यादा पावरफुल और ब्रेव हो, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम सेम ही है। स्टैंजा नंबर 14 है, बेलिंडा से लेकर नाइस सेफ केस तक लास्ट में पोइट जो है वो सेम लाइन का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो ये बता सके कि इतने टेरिफिक एपिसोड के बाद भी ड्रैगन जब हीरो कहलाया जा रहा है तो दूसरे कैरेक्टर्स फिर भी उसको अंडरमाइन कर रहे हैं ये कहकर कि हम तो तुझसे ज़्यादा पावरफुल है और हम तुझसे ज़्यादा अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। पोइट ने दोबारा ये शो किया कि लाइफ जो है बिल्कुल जैसे पहली थी वैसी ही स्टार्ट हो गई है। बेलिंडा फिर से अपने लिटिल वाइट हाउस में रह रही है। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड के साथ सब ब्रेव है, लेकिन ड्रैगन ही कॉवर्ड है जो कि हमेशा एक सेफ पिंजरे की डिमांड करता रहता है। लिटरेरी डिवाइस देखो, रीफ्रेन, जब एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है, एंड एट ट्रियोलियो वाला, और रिपीटेशन देखो स्टैंजा जो है वो रिपीट की गई है। तो इस तरीके से हमारी पोएम एंड एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th के इंग्लिश की पोएम फॉर एनी ग्रीगरी। बहुत ही प्यारी सी पोएम है एंड इसके पोएट का नाम है विलियम बटलर ईस्ट। पोएट का नाम और पोएम का नाम अच्छे से याद कर लेना। तो अब बिना किसी देरी के हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। नेवर, फर्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। नेवर शेल अ यंग मैन से लेकर एंड नॉट योर येलो हेयर। अब यहाँ पर डिस्पेयर का मतलब होता है सैडनेस। ये देखो यहाँ पर है ना डिस्पेयर, इनके मीनिंग्स बता रही हूँ, ठीक है। डिस्पेयर का मतलब सैडनेस होता है। रैम्पैट्स का मतलब होता है जो कैसल की या फिर किसी फोर्ट की बड़ी बड़ी दीवारें होती है ना उसको, ठीक है। अब यहाँ पर पोएट, इस पोएम में ना पोएट के बीच में, पोएट का नाम क्या था, विलियम, ठीक है। विलियम के बीच में और एक गर्ल के बीच में कन्वर्सेशन हो रही होती है, बातचीत हो रही होती है, और उस लड़की का नाम होता है एनी ग्रीगरी, ठीक है। तो पोएट उस लड़की को कहते हैं दैट अ यंग मैन कैन बिकम होपलेस, कि कोई भी यंग मैन, कोई भी जवान इंसान जो है वो होपलेस हो जाएगा अगर तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया तो, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुमसे ट्रू लव करता था या फिर तुम उसके हर्ट में बिल्कुल ट्रू थी, इस तरीके से, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम्हारे बहुत सुंदर हेयर है, इसलिए वो तुमसे फॉलन इन लव हो चुका है, इसलिए दैट्स वाई ही हैज़ फॉलन इन लव विद यू, बिकॉज तुम्हारे ब्यूटीफुल हेयर है। और अगर तुम उसको रिजेक्ट कर दोगे तो फिर वो होपलेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो तुम्हारे बाल है वो तुम्हारे ईयर्स पर गिर रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि किसी फोर्ट की जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं वो फोर्ट को प्रोटेक्ट करती है एनिमीज से, ठीक है। वैसे ही तुम्हारे हेयर्स भी तुम्हारे ईयर को कवर करके उनको प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर में वो यही कहते हैं कि अगर कोई इंसान तुम पे फॉल हो जाए और तुम उसको रिजेक्ट कर दो तो होपलेस हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे ट्रू लव ही करेगा, बिकॉज वो तो क्या पता तुम्हारी ब्यूटीफुल हेयर से अट्रैक्ट हो रहा हो, दैट्स व्हाई ही हैड फॉलन इन लव विद यू, ठीक है। सो यहाँ पर पोएट जो है वो रियलिटी को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो कि यूथ में बहुत सारे लोग फेस करते हैं, ठीक है। वो जो है अपोजिट जेंडर से लाइक्ड हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी इनर ब्यूटी को लेकर नहीं बल्कि उनकी अपीयरेंस को लेकर। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखिए, राइमिंग स्कीम ABCBDB, ठीक है। मेटाफर देखो, अब यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, एने के हेयर को कंपेयर किया गया है रैम्पैट से, रैम्पैट ऑफ द फोर्ट, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा में चलते हैं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड नॉट माई येलो हेयर तक। अब यहाँ पर एने रिप्लाई करती है पोएट से कि मेरे पास एक अच्छा सोल्यूशन है इस चीज़ का, इस सिचुएशन का। मैं अपने हेयर्स को ना डाई करा लूँगी और मैं अपने हेयर्स का कलर या तो ब्लैक करा लूँगी या ब्राउन या फिर कैरेट, क्योंकि अगर मैं ये वाले कलर्स भी कराऊंगी तो भी मैं इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगूंगी, ठीक है। तो क्या पता फिर मुझे कोई ऐसा यंग मैन मिल जाए जो मेरी इनर ब्यूटी से मुझे प्यार करे, ना कि मेरी अपीयरेंस से, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम ABCBDB वही है, और एलिट्रेशन देखो, कॉन्सोनेंट S साउंड जो है बार बार रिपीट हो रही है सेट और सच में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं। आई हर्ड एंड रिलीजियस ओल्ड मैन से लेकर एंड नॉट योर येलो हेयर्स तक, ठीक है। अब येस्टर नाइट मतलब पिछली वाली रात। तो एने ग्रीगरी की बात सुनने के बाद यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मैंने ना एक ओल्ड रिलीजियस मैन से एक बात सुनी थी, दैट कि वो ओल्ड रिलीजियस मैन जो है ना वो एक फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ, और वो टेक्स्ट उन्हें मिला था किसी ग्रंथ में, किसी रिलीजियस बुक में। अब वो फैक्ट क्या था कि सिर्फ हमारी ब्यूटी के लिए, इनर ब्यूटी के लिए, या फिर जैसे हम हैं वैसे ही
कौन प्यार कर सकता है? ओनली गॉड प्यार कर सकते हैं। गॉड हमें ये नहीं देखते कि हम कैसे दिख रहे हैं या फिर हम कैसे क्या है, हमारी इनर ब्यूटी के लिए गॉड ही हमें पूरी तरीके से प्यार करते हैं। वो हमारी इनर क्वालिटी से प्यार करते हैं और सिर्फ ये काम गॉड कर सकते हैं। अपीयरेंस जो है वो उनके लिए मैटर नहीं करती, और आजकल के लोगों के लिए सिर्फ अपीयरेंस की वजह से ही लोग फॉलन इन लव हो जाते हैं, नॉट फॉर द इनर ब्यूटी। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, राइमिंग स्कीम हुई है ABCBDB। एनाफोरा देखो, रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड, 2 लाइन में वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट ही, दैट और दैट। ठीक है, एलिट्रेशन देखो, ही हैड में H साउंड रिपीट हो रही है और योर येलो में Y साउंड रिपीट हो रही है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। तो इसी के साथ साथ हमारी जो पोएम है वो फाइनली खत्म होती है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।